नमस्कार प्रणाम, मैं हूं उमेश द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी चर्चा में। चुनावी चर्चा का सिलसिला लगातार जारी है। चुनाव सन्निकट है। चुनाव आयोग 2 दिन 3 दिन 4 दिन में घोषणा कर देगा चुनाव कब से कब तक होंगे, पर राजनीतिक दल अपनी जमावट में लगे हुए हैं। राजनीतिक दल धड़ाधड़ अपनी सूचियां जारी कर रहे हैं, प्रत्याशियों को मैदान में उतारने का ऐलान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में लंबी कतार लगी हुई है, कौन किसी भी तरीके से कहीं से भी टिकट पा जाए। पर देश का जो सबसे पुराना राजनीतिक दल है जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसमें एक अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिल रही है। कहीं अपने को टिकट ना मिल जाए। हर नेता अमूमन बचने की कोशिश में जो स्थापित पहचान रखता है कि कहीं लोकसभा की टिकट उसके हिस्से में ना आ जाए। अब देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल जिसके संदर्भ में कभी ये कहा जाता था कि बिजली के खंभे को भी अगर कांग्रेस का टिकट मिल जाए तो वो सांसद बन जाए या विधायक बन जाए, उस पार्टी की हालत ऐसी हो गई कि लोग अब चुनाव लड़ने से ही बच रहे हैं। सब में होड़ है कि कौन रड़ छोड़ ना हो जाए। तो यही हमारा आज का विषय है। दिग्गज मजबूर, मैदान से दूर। दावा यह है कि मोदी जी को इस बार घर बिठाई देंगे। दावा यह भी है कि कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी। दावा यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे कुकर्म इन 10 सालों में कर दिए कि अब जनता उसे मौका नहीं देगी। पर भाई भाजपा को मौका नहीं मिलेगा, पर कांग्रेस को मौका कैसे मिलेगा जब उसके बड़े बड़े नेताओं का मैदान में उतरने का हौसला ही नहीं हो रहा है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये मैदान में उतरने का ना हौसला जो है वो वस्तुतः है क्या नई पीढ़ी को मौका देने के लिए कांग्रेस के स्थापित नेताओं का मन इतना उदार हो गया कि उन्हें लगता है कि अब उन्हें मैदान में नहीं होना चाहिए, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, या मैदान में उतरने से इतना भय आ गया है कि हार सुनिश्चित है, इसलिए मैदान में उतर कर अपने आप को बड़ा नेता कहलाते हुए भी हारने का जोखिम क्यों होता है। और अतीत इस संदर्भ में गवाही देता है। 2019 में कई बड़े नेता मैदान में उतरे थे और ना तो अपनी जमानत बचा पाए ना ही अपनी साख बचा पाए, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे सुशील कुमार थे, क्या इसी से सबक ले रहे हैं? चाहे दिग्विजय सिंह हो चाहे कमलनाथ, सब चुनावी मैदान से दूर रहने के हामिल हुए। तो इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ जिस कांग्रेस पार्टी को लेकर हम बात कर रहे हैं उसका पक्ष रखने के लिए साहस के साथ मौजूद है सुरेंद्र राजपूत जी। उनके साहस का अभिनंदन है, वो बच भी सकते थे हमारे कार्यक्रम में आते थे। हमारे साथ डॉक्टर गुलरेश योग जी हैं, उनके लिए तो आनंद का विषय है। वो इंतजार ही कर रहे होंगे कि ऐसे कोई विषय हो और उन्हें बैठने का मौका मिले। और इनके बीच में तटस्थ राय देने के लिए हमारे साथ रमेश शर्मा जी। चर्चा की शुरुआत सुरेंद्र राजपूत जी से ही करते हैं और सुरेंद्र राजपूत जी से समझने की कोशिश करते हैं। क्या कहते हैं, रण बाखुरों की पार्टी, रण छोड़ों की पार्टी हो रही है। सुरेंद्र राजपूत जी इत्तेफाक रखते हैं हमारी इस टिप्पणी से या ऐतराज है आपको हमारी इस टिप्पणी पर? हिमांशु जी, अगर ये कोई ये आप वाली बात जो आज जैसे आप कह रहे हैं, मैं थोड़ा सा हमें अजीब लग रहा है। ये बात कोई नोएडा के गोदी मीडिया के एंकर कहते जी, जिन्हें किसी जोशी जी के यहां से कॉल आता है तो समझ में आती बात जी। लेकिन आप जैसा सुधी पत्रकार कह रहा है तो हम भी सोचने पर मजबूर है कि भारतीय जनता पार्टी का और संघ का जो एजेंडा है वो किस कदर विषाक्त होकर के नीचे तक जा रहा है और एक इतने बड़े झूठ को इस तरीके से फैलाया जा रहा है। हम अपनी युवा पीढ़ी से बात करें, आपको भूपेश बघेल भी अगर नहीं दिखाई दिए हैं तो उस आदमी दिखाई मैं क्या कर सकता हूँ? आप मेरी बात को से मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भी अभी सारी सीटें राजस्थान की भी तय नहीं हुई, सारी सीटें मध्य प्रदेश की भी तय नहीं हुई, उत्तर प्रदेश की भी तय नहीं हुई, महाराष्ट्र की भी तय नहीं हुई हमारी। और जहां पर हमने टिकट दिए हैं वहां पे हमने वरिष्ठों को भी टिकट दिए हैं। हमने वरिष्ठों को भी टिकट दिए और क्या नाम जो नए हैं उनको भी टिकट दिए। केरल से केसी वेणुगोपाल जी को भी टिकट दिया है, केरल से राहुल गांधी जी को भी टिकट दिया है। आप इस चीज को देखें ना, मेरी समझ के बाहर है ये बात कि इस तरीके की भाषा का प्रयोग हमारे मुखालिफ आखिर किया क्यों जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए आप कोई किसी तरीके की बात नहीं कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 4 सांसदों से एक तरीके का ट्वीट करा कर गए, 4, 6, 8 जितने भी सांसद हैं कि साहब हम किसी को राजनीति से विदा कर दिया गया। हर्षवर्धन जी जैसे आदमी को जो कह रहे हैं कि मेरी ENT क्लिनिक मेरे को बुला रही है। 2 सांसद कांग्रेस ज्वाइन कर लिए हैं वर्तमान के, चाहे हरियाणा का कांग्रेस का चौधरी विजेंद्र सिंह जी हो या कासना साहब राजस्थान के हों।
कई टिकट ऐसे हैं जिनको कि दे करके उन लोगों ने मना कर दिया कि हम नहीं लड़ना चाहते, जैसे पवन सिंह एक भोजपुरी स्टार है शत्रुघ्न सिन्हा साहब के खिलाफ। कई टिकट ऐसे हैं, जैसे मैं हमेशा से कहता हूं, आपसे भी शायद कहा होगा या हो सकता है कम मौका मिला हो तो नहीं कह पाया हूं, कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को ईडी से निपटाती है और अपनों को सीडी से निपटाती है। हमारी मेरी बगल में बाराबंकी की सीट है, उपेंद्र रावत 8-8 सीडी उसकी ले आए मार्केट में, उसको उस तरीके से निपटा दिया। लेकिन समस्या कांग्रेस में है, भगदड़ भाजपा में। सुरेंद्र जी, और भूपेश बघेल जी मैदान में हैं, बिल्कुल सच बात है। और भूपेश बघेल जी सार्वजनिक रूप से बयान दे रहे थे, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, मैं सभी 11 सीटों पर प्रचार करना चाहता हूं। तो ये कुल मिलाकर माननीय भूपेश बघेल जी का बयान था। एक बड़े नेता हैं विवेक तनखा, जिन्होंने कहा अब मैं कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता। दिग्विजय सिंह ने उन्होंने कह दिया मैं कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता। माननीय कमलनाथ जी उन्होंने भी कह दिया कि मैं चुनाव मैदान में उतरना नहीं चाहता। तो अब अगर इसके बाद में ये सवाल जहन में आ रहा है, गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्षी भूमिका में थे, बोले पहले मेरा मन था मुरैना से चुनाव लड़ूंगा, अब मैं वो चुनाव नहीं लड़ना चाहता। तो एक लंबी फेरिस्त है सुरेंद्र राजपूत जी, जिसमें कांग्रेस के वो स्थापित चेहरे जो पहचान रहे समाज के बीच में, जो कांग्रेस की आन बान शान रहे, वो गुरेज कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में थोड़ा उलट चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी में सो कॉल्ड जो बड़े नेता कहलाते थे और राज्यसभा में बैठे दिखाई देते थे, उन सबको पार्टी ने कह दिया बड़े नेता हो तो जाओ मैदान में और चुनाव लड़ो। कई बड़े नेताओं जो राज्यसभा की शोभा बढ़ाया करते थे, उन्होंने मैदान में उतरने के फरमान जारी किए। तो आपसे ये सवाल है सुरेंद्र राजपूत जी, क्या दिग्विजय सिंह को मैदान में नहीं होना चाहिए? क्या कमलनाथ जी को मैदान में नहीं होना चाहिए? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मैदान में नहीं होना चाहिए? क्या अशोक गहलोत जी को मैदान में नहीं होना चाहिए? जिस प्रकार का युद्ध आप लड़ने का दावा करते हैं, जिस प्रकार का संघर्ष करने का आप दावा करते हैं, उसमें यह अपेक्षा करते क्या? और जब आपके नेता सम्माननीय राहुल गांधी जी अतीत में ही कह चुके कि मैं अकेला लड़ाई लड़ रहा था, तो अब अगर हम इस सवाल को लेकर आपके पास आए हैं तो आपको हमारे साथ होना चाहिए। आपको इसमें गोदी मीडिया की छवि देखनी चाहिए सुरेंद्र जी। आपको तो मुखर होकर सदन में हाँ हर एक को लड़ना चाहिए और हर एक को पार्टी के साथ खड़ा होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको फिर से मैं वही बात कह रहा हूं ना जी, कि एक सेंटेंस होता है, आप तो सुधी पत्रकार हैं, आप तो मानस क्या नाम हिंदी के मर्मज्ञ हैं, मानस का तो है नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन हिंदी के मर्मज्ञ हैं। एक सेंटेंस आता है रुको मत जाने दो जी। अब रुको के आगे कॉमा लगा दोगे तो रुको मत जाने दो जी, और अगर रुको मत के आगे कॉमा लगा दोगे तो रुको मत जाने दो, अंतर हो जाता है। आप जैसे सुधी पत्रकार यही काम करते हैं, मैं आपकी इस विद्वता को प्रणाम करता हूं जी। मैं आपको 3-4 चीजें कहता हूं जी। कमलनाथ जी की इज्जत और कमलनाथ जी का कद नकुलनाथ में भी उतना ही परिलक्षित होगा जितना कि क्या नाम कमलनाथ जी में होगा। अगर नकुलनाथ जी चुनाव जीतेंगे तो कमलनाथ जी की ही जीत मानी जाएगी, वो एक ही सीट है और वहीं से कमलनाथ जी भी प्रतिनिधित्व करते थे, वहीं से उनके अक्ष जो है उनके बेटे नकुल, हमको परिवारवादी भी पार्टी इसी वजह से कहा जाता है। दिग्विजय सिंह जी का अक्ष जयवर्धन में है, ठीक है, अगर दिग्विजय सिंह जी का अक्ष जयवर्धन में ना हो तो आप मुझे बताइए, इसी वजह से हमको परिवारवादी पार्टी कहा जाता है। अशोक गहलोत, अगर वैभव गहलोत चुनाव जीतेंगे तो अशोक गहलोत अपने आप चुनाव जीतेंगे जी बहुत, और अशोक गहलोत बाकी 25 सीटों पर भी चुनाव जिताएंगे, आपको दिक्कत क्या है? हमारी पार्टी की आंतरिक रणनीति है उनके बेटे साहस के साथ, परिवारवाद का आरोप झेलने के साथ हम चुनाव मैदान, सोनिया गांधी जी के बेटे राहुल गांधी जी हैं वो राज्यसभा में, आप अगर इन सारे लोग चुनाव क्यों अपने बेटों को लड़ाने की बात कर रहे हैं, तो अगर ये बात करेंगे तो आपकी बात दूसरी के सामने पूरा परिवार लड़ रहा है, हमें तो दोनों तरफ से मार खानी है, मारा जा रहा है। लेकिन कोई दलील दी है भाई सुरेंद्र राजपूत जी ने, गुलरेज शेख जी, इस पे तो आपके पास आना बनता ही है। पीढ़ी को हस्तांतरित कर रहे हैं, नई पीढ़ी आपकी कुरीतियां, गलत नीतियों का मुकाबला करने के लिए मैदान में उतर रही है, आपको धूल चटाने के लिए प्रयत्नशील है। आप ये देख रहे हैं कि भाई कमलनाथ नहीं लड़ रहे, दिग्विजय सिंह नहीं लड़ रहे, अशोक गहलोत नहीं लड़ रहे, लड़ रहे हैं भाई, नकुलनाथ लड़ेंगे, वैभव गहलोत लड़ेंगे और भी कई लड़ेंगे, और आपको जबरदस्त चुनौती भी देंगे। घबरा तो नहीं है डॉक्टर गुलरेज शेख आप? मंशु जी, इनकी बातों में बहुत सारा विरोधाभास था।
सबसे पहले तो ये जो कह रहे हैं ना कि पीढ़ी परिवर्तन कांग्रेस कर रही है और इनके बच्चों को दे रही है, तो पीढ़ी परिवर्तन करना सीखना हो तो बीजेपी से सीखे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में किस प्रकार से पीढ़ी परिवर्तन किया। वंशवाद के साथ पीढ़ी परिवर्तन नहीं होता, पार्टी खत्म होती है। लेकिन उन्होंने अभी कहा कि कमलनाथ जी का कद बहुत बड़ा है, उनकी प्रतिष्ठा बहुत बड़ी है। तो मैं भाई साहब से पूछना चाहता हूं, ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता महोदय हैं कि आलोक शर्मा को कल मैं टेलीविजन पर बतौर कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता देख रहा था और आलोक शर्मा ने जिस प्रकार की टिप्पणी कमलनाथ जी के विषय में की थी, आज तक बीजेपी के किसी प्रवक्ता ने ऐसी टिप्पणी नहीं की है। उसको नोटिस दिया था, 15 दिन का शो कॉज नोटिस, क्या हुआ उसका थोड़ा आप पूछने का कष्ट करें। अभी आपने भी एक चीज कही थी, उसका थोड़ा इत्तेफाक नहीं है हिमांशु जी मुझे। आपने कहा था कि बड़े बड़े कांग्रेस के जो नेता है ना, ये अपने जमानत और अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे। गलत कहा आपने, ये प्रतिष्ठा तो पहले ही जा चुकी है, ये केवल अपनी जमानत बचाने के लिए चुनाव नहीं लड़ना चाहते। और वास्तव में कांग्रेस एक अच्छा, थोड़ा रुकिए गुरुशेख जी, आपको मेरी बात पे ऐतराज है। भाई अशोक चौहान पिछली बार चुनाव लड़े थे, हार गए थे, अगर उनकी प्रतिष्ठा चली गई तो उनके लिए आपने कालीन क्यों बिछाया? क्यों आपने उन्हें राज्यसभा की टिकट दी? क्यों आपने उन्हें राज्यसभा में पहुंचाया? अगर प्रतिष्ठा जा चुकी थी तो उनके प्रति आप इतने सम्मान के साथ मौजूद क्यों हैं? थोड़ा बता दीजिए। नहीं, एक ऐसा पत्रकार जो बहुत अच्छा नहीं हो, लेकिन हिमांशु जी बतौर प्रधान संपादक के साथ में काम करेगा तो फिर वो बहुत चमक जाएगा, उसका कद भी बढ़ेगा, उसकी चमक भी बढ़ेगी। अभी मोदी जी के नेतृत्व में कोई भी काम करे डेफिनेटली उसका कद बढ़ेगा। और ये बीजेपी का ब्रांड बीजेपी है भाई साहब, जो ब्रांड मोदी के दम नहीं आया। आपने कहा प्रतिष्ठा जा चुकी इन लोगों की, अरे प्रतिष्ठा जा चुकी तो आप इनके लिए कालीन क्यों बिछाए हुए दिख रहे हैं? आपके तमाम नेता जिन्होंने पसीना बहाया, खून बहाया पार्टी के लिए, वो टापते रह गए और कल के आए हुए अशोक चौहान राज्यसभा पहुंच गए, कैसे? नहीं बताता हूं, उसका कारण है, आप ये समझिए, ऐसे बहुत सारे अर्जी लेके खड़े हैं जिनकी अर्जी को हम एंटरटेन भी नहीं कर रहे। लेकिन कांग्रेस में भी कुछ अच्छे लोग होते हैं, जैसे कि सुरेश पचौरी जी, उनको कांग्रेस में राजनीति का संत कहा जाता था। यदि ऐसा व्यक्ति बीजेपी में आता है तो क्यों नहीं लिया जाएगा? तो हम सिलेक्टिव है, हर किसी को नहीं लेते। अच्छा, थोड़ा इस पर भी ज्ञान दे दीजिए। जो शख्स 4 बार राज्यसभा में रहा, जो शख्स केंद्र में मंत्री रहा, जो शख्स प्रदेश का अध्यक्ष रहा और इसके बावजूद भी 2 विधानसभा और 1 लोकसभा चुनाव लड़ा और तीनों में जनता के स्तर पर नकार दिया गया, बड़ा भारा है आपको? और जो 8-8 बार जीत जा रहे हैं, 10-10 बार जीत जा रहे हैं, उनकी प्रतिष्ठा जा चुकी है, ऐसा आप बता रहे हैं। ये दोनों चीजें आप कैसे कर लेते गुलरेज जी? हम समझ नहीं पाते, थोड़ा समझाइए ना। देखिए, प्रतिष्ठा जो होती है ना केवल हारने से नहीं होती, आपके आचरण से होती है। आपकी जुबानी, जिस प्रकार की जुबान आपकी चलती है उससे होती है। चाहे कभी आप महिलाओं को पंचमाल कहते हो, कभी आप महिलाओं के विषय में आइटम कहते हो, आप कितने भी चुनाव जीत जाओ, जब ऐसी गंदी बातें करोगे, भद्दी नजर रखोगे तो आपकी प्रतिष्ठा बचेगी नहीं। उस प्रतिष्ठा की मैं बात कर रहा हूं। आप देखिए 2019 के चुनाव में सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अशोक चौहान के संदर्भ में भाषण दिया था सार्वजनिक रूप से। कौन सा आदर्श प्रस्तुत कर रही है अशोक चौहान को लोकसभा का टिकट देकर कांग्रेस? 2024 में उनको राज्यसभा की टिकट मिली। बोल रहे जी, थोड़ा रोशनी दीजिए। नहीं, जब देखिए ये गौतम बुद्ध का देश है हिमांशु जी, यहाँ पर अंगुलीमान जो था वो गौतम बुद्ध को मारने आया था, उन्होंने उसको गले लगा के परिवर्तित कर दिया था। और मोदी जी भी वही है, गौतम बुद्ध का अक्स है उनमें। धन्यवाद गुरुशेख जी आपके इस उपमा के लिए, जहां तक भी आप पहुंचा दें। पर मैं रमेश शर्मा जी वापस विषय पर आ जाता हूं, क्योंकि गुरुशेख जी को अब दलीलें कुछ ऐसी ही ढूंढनी पड़ेंगी। तो आपके पास आके ये जानना चाहता हूं, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं रमेश शर्मा जी कि कांग्रेस में तमाम दिग्गज पीढ़ी हस्तांतरण के तहत मैदान से बाहर जा रहे हैं, या जीत की संभावना नहीं तलाश पा रहे हैं, इसलिए मैदान से बाहर रहकर अपनी साख बचाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, कुल मिलाकर के ये जो कांग्रेस के नेता हैं और चुनाव ना लड़ने की बात कर रहे हैं, इसमें हमको 2 प्रकार की ध्वनि दिखती है। एक तो 2 नेता ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वो थोड़ा सा पीछे हटे और उनके पुत्र उसमें स्थापित हो जाए, जिसमें कमलनाथ जी भी हैं, जिसमें दिग्विजय सिंह जी भी हैं। कमलनाथ जी के बेटे को टिकट मिल गया और बहुत संभव है कि राज्यवर्धन को भी कहीं ना कहीं एडजस्ट हो, तो स्वाभाविक रूप से वो अपने पुत्रों को स्थापित करने के उसमें है। और कुछ नेता ऐसे हैं जो वाकई ये सोच रहे हैं कि अब कोई दम नहीं है, हार उसमें जा सकते हैं।
तो ये उन दोनों की अपनी मना स्थिति है, दोनों प्रकार की है। लेकिन यहां मैं एक तीसरी बात ये जरूर कहूंगा इससे अलग हट करके, कांग्रेस में इस समय क्योंकि आत्ममंथन के समय में गुजर रही है, एक संक्रमण काल में कांग्रेस गुजर रही है। कांग्रेस को अगर दोबारा खड़े होना है तो कहीं ना कहीं उनको पीढ़ी परिवर्तन करना ही पड़ेगा। आप कांग्रेस का इतिहास देख लें या भाजपा का इतिहास देख लें, जब भी पीढ़ी एक कुछ नाम कुछ चेहरे लंबे समय तक रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो जनता में अलोकप्रिय हुए हैं, और पीढ़ी परिवर्तन अगर हुआ है तो कहीं ना कहीं उसको सरवाइव किया है। आप अगर देख लीजिए 1960 के आसपास में जब बहुत सारे दल आने लगे थे, कांग्रेस से लोग टूट करके जाने लगे थे, नेहरू जी के समय कामराज योजना आई, उसमें कुछ नए लोगों को अवसर मिला और फिर कांग्रेस ने सरवाइव किया। इंदिरा जी के समय भी देख लीजिए, भाजपा को भी देख लीजिए, अटल जी और आडवाणी जी को किनारे करके उन्होंने नई पीढ़ी को लेकर आए। तो पीढ़ी परिवर्तन तो होना ही चाहिए। अब यहां दो बात है, ये जो पीढ़ी परिवर्तन अगर पार्टी हित और सिद्धांत के तहत है तो ये अच्छा है, और कहीं अगर व्यक्तिगत हित अहित को देख करके कहा जा रहा है तो स्वाभाविक है कि उसका लाभ फिर कांग्रेस को नहीं मिलेगा। जी, तो कांग्रेस को लाभ फिर नहीं मिलेगा। गुरुजी जी को हस्तक्षेप पड़ जाएगा, उनका हस्तक्षेप सुनते हैं और फिर सुरेंद्र जी के पास चलते हैं। जी गुरुजी जी, क्या हस्तक्षेप नहीं, एक इंपॉर्टेंट न्यूज देना चाह रहा था। बीजेपी ने मध्य प्रदेश की सूची जारी कर दी है बची हुई 5 सीटों की, और बालाघाट से डॉक्टर भारती है, छिंदवाड़ा से बंटी साहू जी है, उज्जैन से अनिल फिरोजिया है, धार से सावित्री ठाकुर है और इंदौर से शंकर लालवानी जी हैं। तो कुल मिला के अनिल फिरोजिया जी अपनी टिकट बचा पाने में कामयाब रहे और शंकर लालवानी जी भी अपनी टिकट बचा पाने में कामयाब रहे। गुलरेज जी ये जानकारी हमारे बीच में साझा कर रहे हैं। बधाई आपको गुलरेज जी, आपके मध्य प्रदेश के सारे प्रत्याशी घोषित हो गए। लेकिन मैं सुरेंद्र राजपूत जी वापस आपके पास रुक करता हूं। क्या आप नहीं मानते हैं कि वर्तमान में जिस साहस की जरूरत कांग्रेस को है, ये खबरें सार्वजनिक होने से कहीं ना कहीं कांग्रेसी कार्यकर्ता का मनोबल गिरता? पिछले लंबे समय से एक होड़ चल पड़ी है कि जिनको कांग्रेस से सब कुछ मिला वो भाजपा में पाने के लिए कुछ भी चले जा रहे हैं। 10 साल पे दृष्टि डालते हैं, 14 पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के भाजपा का हिस्सा हो गए। इसको क्या देखते हैं सुरेंद्र राजपूत जी? इसको देखिए, ये इस मीमांसा से मैं आपकी सहमत हूं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और इस मीमांसा का उत्तर मेरे पास बहुत स्पष्ट है कि हमारे पास इस वक्त न राज्यसभा देने के लिए, न विधान परिषद देने के लिए, संघर्ष हमारे पास देने के लिए, सिद्धांत हमारे पास देने के लिए, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा देने के लिए है। आप अगर जिस अच्छे समय में, जिस समय हम देने की स्थिति में थे, हमने मुख्यमंत्री भी बनाया, गृह मंत्री भी बनाया, हमने 25-25 साल सांसद भी बनाया, 4-4 बार पचौरी जी को राज्यसभा भी रखा, प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया। खैर, जो आदमी नहीं संघर्ष कर पा रहा वो जा रहा है, इसका हमें अफसोस भी है। हम इस बात को बिल्कुल सिरे से नहीं नकारते, और इससे हमारे कार्यकर्ता के मनोबल पर भी असर पड़ता है, ये भी बात अपने आप में सच है। लेकिन फिर वहीं पर जो आ जाती है कि जिसको कहते हैं ना कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहां हो सकता है, कुछ और को अक्सर होता है, पर तुम इस पल में जिंदा हो, ये पल तुम में जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, ये सारे के सारे लोग बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि भाई आइए संघर्ष की राह में संवैधानिक संस्थाओं को बचाने की बारी है, लोकतंत्र को बचाने की बारी है, चुनाव को बचाने की बारी है। तो वो जो लोग नहीं लड़ पा रहे वो चले गए। अशोक चौहान साहब को मैं व्यक्तिगत रूप से दुखी हूं, क्योंकि जाने से 12 घंटे पहले वो मेरे साथ 4 घंटे बैठ करके गए। नहीं, मैं मुंबई में था, महाराष्ट्र का प्रभारी हूं। मैं आपसे बताऊं तो इस चीज की मुझे अफसोस होता है, क्योंकि बड़े नेता हैं, इनको देख करके हम लोग बड़े हुए हैं। लेकिन मैं फिर से एक बात कहता हूं आपसे, अगर अशोक गहलोत साहब के बेटे वैभव गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं, और मैं आपको यह बात बताऊं कि जिस तरीके का मीडिया परसेप्शन बना करके एक विच हंट की जाती है कांग्रेस पार्टी की, अगर उसका 20% भी मीडिया भारतीय जनता पार्टी की सूची को एक, जिसको कहते हैं ना, सूक्ष्म छिद्रान्वेषण कर ले, माइक्रो एनालिसिस कर ले, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली जाएगी। चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड पे कर ले, चाहे वो चंडीगढ़ के मेयरल इलेक्शन पर कर ले, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के तमाम आदेशों पर कर ले, और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के उस कथन पर कर ले कि साहब अगर आप गलत है ही नहीं तो जांच से क्यों डर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी गलत नहीं है तो राफेल की जांच फ्रांस में तो हो रही है, लेकिन हिंदुस्तान में नहीं हो रही।
पेगासस की जांच पूरी दुनिया में हो रही है, हिंदुस्तान में नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि आपको डर है। आप मेरी बात को समझ, ये अगर माइक्रो एनालिसिस मैं फिर से मीडिया के ऊपर आरोपित कर रहा हूं, और कि मीडिया के लोग अगर इतना माइक्रो एनालिसिस जितना कांग्रेस का कर रहे हैं, हमें उसका भी स्वागत, लेकिन उसका अगर 20-50% भी मीडिया माइक्रो एनालिसिस कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी का कर ले, तो नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा देना पड़ जाएगा। आप इस चीज को मैं बात बताऊं आपसे, तो सोनिए आप क्यों चाहते हो कि नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मीडिया कराए? भाई देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा दिलाने का काम मीडिया करे। भाई आप ऐसा क्यों चाहते हो? अपने बाजुओं पे आपका भरोसा क्यों नहीं? कितना बढ़िया बढ़िया पंक्तियां आप अभी हमें सुना रहे थे, और अभी आपने सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर ठेल दी। पर मेरा आपसे सवाल दूसरा है सुरेंद्र राजपूत जी, कि आपको नहीं लगता है कि जिस प्रकार का संघर्ष आपने स्वयं बताया राहुल गांधी कर रहे हैं, खड़गे जी कर रहे हैं, ऐसे समय में कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता से लेकर छोटे से छोटे कार्यकर्ता की जिम्मेदारी क्या ये नहीं बनती है कि वो कहे कि पार्टी जो फैसला लेगी हम उसके अनुसार कार्य करेंगे? चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है ये पार्टी को तय करना है, और पार्टी जो तय करेगी हम वो करेंगे। हर नेता, तमाम स्थापित नेता अपने अपने हलकों में बयान दे रहे हैं। वो पहले मैं लड़ना चाहता, मैं लड़ना नहीं चाहता, अब मैं नहीं लड़ूंगा, मैंने तय किया मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं राज्यसभा में जरूर रहूंगा। तो मैं सुरेंद्र राजपूत जी आपसे जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार के तमाम स्थापित नेताओं के बयान कार्यकर्ताओं का मन नहीं तोड़ते, जनता के बीच में पार्टी की छवि को नकारात्मक नहीं बनाते? क्या इसके संदर्भ में सुरेंद्र राजपूत जी को ऐतराज नहीं है अपने उन नेताओं से जिन्होंने इस पार्टी से ही अपनी पहचान पाई है? मैं दोनों बातों का आपको जवाब देता हूं, और बिल्कुल पिन पॉइंट जवाब दूंगा। पहली बात जो आपने कहा कि हमें अपने बाजुओं पर पूरा भरोसा है, हिमांशु जी आप सपोर्ट करेंगे जल्दी गिरा देंगे, आपकी जिम्मेदारी है, आप स्थायी विपक्ष हो, और आप सपोर्ट नहीं करोगे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद फिर हम आपको भी गिरा देंगे, ये भी मैं बताऊं आपसे। अगर आपको अपने चौथे खंबे की लाज रखनी है तो सच का साथ दीजिए। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आपके माध्यम से बाकी मीडिया वालों को कह रहा हूं जी। अगर आपको अपने बाजुओं की भी लाज रखनी है तो आपको भी सच का साथ देना पड़ेगा। सत्ता जनित झूठ का साथ मत दीजिए, या सत्ता का साथ मत दीजिए, सत्ता की कमियां खोजिए। ठीक है, हम तो अपना कर लेंगे। दूसरी बात आपने कही मुझसे हमारे नेताओं के बारे में, मैं अपने नेताओं के बहुत स्पष्ट रूप से, चाहे दिग्विजय सिंह जी का बयान हो, कमलनाथ जी का बयान हो, भूपेश बघेल साहब का बयान हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का बयान हो, अशोक गहलोत साहब का बयान हो, सचिन पायलट साहब का बयान हो, सब लोगों ने एक बयान दिया है कि पार्टी जो निर्देश देगी वो हम काम करेंगे। कुछ लोगों ने अपने हलकों में अगर कोई बयान दिए, वो किस संदर्भ में दिए वो देखने की बात है। मैं महाराष्ट्र का प्रभारी हूं इस समय मीडिया का, मैं महाराष्ट्र की 28 सीटों की 48 सीटों की बात कर रहा हूं कि वहां पर हर सीट पे हमारा सीनियर नेता चुनाव लड़ रहा है, लड़ने के लिए तैयार है। पार्टी जिसको निर्देशित करेगी, पार्टी जिसको निर्देशित करेगी वो चुनाव लड़ेगा। महाराष्ट्र में बैठ के सुरेंद्र राजपूत जी का यह दावा है। कुछ कहना चाह रहे थे रमेश शर्मा जी, उनका हस्तक्षेप लेते हैं, फिर डॉक्टर गुलरेज शेख के पास चलते हैं। जी रमेश जी, क्या हो गया? मीडिया के संदर्भ में ऐसा क्या कह दिया सुरेंद्र राजपूत जी ने कि आपको लगा हस्तक्षेप कर दो? प्रकार की मानसिकताएं होती हैं। एक मानसिकता सात्विक होती है और एक तामसिक होती है। एक प्रवृत्ति दैवीय होती है और एक आसुरी प्रवृत्ति होती है। आप अगर देख लें, राम जी ने कभी किसी पर आक्षेप नहीं लगाया, कृष्ण जी ने कभी किसी पर आक्षेप नहीं लगाया, गौतम बुद्ध ने कभी किसी पर आक्षेप नहीं लगाया, लेकिन आसुरी प्रवृत्तियां हमेशा दूसरे को कटघरे में खड़ा करने का प्रश्न करती हैं। रावण ने भी लगाया, कंस ने लगाया, दुर्योधन ने लगाया। और अगर पूज्य आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र का संवाद देख लें तो देवी भारती ने इस आधार पर विजयी घोषित कर दिया था शंकराचार्य जी को कि उन्होंने व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाया। अब मैंने इतनी देर में देखा, कांग्रेस प्रवक्ता जी ने जितनी देर बात कही, आधा समय उन्होंने मीडिया पर हमला किया। अगर आप मीडिया पर हमला कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति है कि आंगन निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, ये भारतीय संस्कृति है। ये हिटलर और मुसोलिनी की नीति है कि हमको कोई भी अपने बताओ रमेश शर्मा जी, आपको सुरेंद्र राजपूत जी की जरा सी मीडिया को लेकर टिप्पणियां कर दी तो अखर गई, और जो देश का सत्तारूढ़ दल है जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, उसके शीर्ष से लेकर अदने से नेता लगातार आक्षेप आक्षेप आरोप आरोप ही लगा रहे हैं। तो उनको भी आप आसुरी प्रवृत्ति में देखेंगे या उनको दैवीय संज्ञा देंगे आप प्रवृत्ति की? देखिए, आसुरी प्रवृत्ति, जो व्यक्ति दूसरे पर हमला करेगा,
आत्मनिरीक्षण के बजाय वो कोई भी हो सकता है, वो सत्तारूढ़ दल का हो, विपक्ष का हो, वो कांग्रेस का हो, कोई भी हो सकता है कि बात नहीं रमेश शर्मा जी, जब ईमानदारी की बात चल रही है तो देश की सियासत को तो आप बड़ी नजदीकी से देख रहे हैं, हर रोज बयानवीरों को भी देख रहे हैं, तो क्या मानते हैं जो कुछ चल रहा है वो दैवीय सोच के अनुसार लोग व्यवहार कर रहे हैं या आसुरी प्रवृत्ति के अनुसार व्यवहार कर रहे हैं? आपने जो मीमांसा दी इसलिए मैंने आपसे सवाल कर लिया। देखिए, कुछ व्यवहार निश्चित रूप से दैवीय शक्ति के अनुसार हो रहे हैं, व्यक्ति निमित्त है, बाकी करना जो है उनको है। जैसे राम जी की स्थापना जो है निश्चित रूप से दैवीय शक्ति है, उन्होंने जिसको निमित्त बनाया उसको उन्होंने अवसर दिया। बाकी कई चीजों में फिर मतभेद हमारे हो सकते हैं, लेकिन सनातन संस्कृति का जो इस समय कहीं ना कहीं जो भाव आया है निश्चित रूप से उसके रमेश शर्मा जी दाएं बाएं कर गए, हम बयानों पर बात कर रहे थे, वो कार्य पर बोलने लगे, अंतर है। पर बहरहाल सुरेश जी फिर मुझे आखिरी टिप्पणी गुलरेज जी से लेनी पड़ेगी। जी सुरेश जी। जी मैं शर्मा साहब को जानता नहीं हूं, इसलिए क्षमा के साथ कह रहा हूं कि आसुरी प्रवृत्ति की जो आपने बात की है शर्मा साहब, मैंने सिर्फ इतना कहा कि मीडिया स्थायी विपक्ष है। अगर मीडिया को उसकी बात याद दिलाना आपको आलोचना लगती है तो निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा आलोचना और सबसे ज्यादा आसुरी प्रवृत्ति आप में है। मैं खुलेआम कहता हूं सबसे ज्यादा आसुरी प्रवृत्ति उसमें न जाए कौन आसुरी है और कौन देवी है, आदमी मनुष्य बना रहा है, ये सबसे बड़ी जो है नियामत रहेगी। ना आपको दानव बनना है ना आपको देव बनना है, इंसान इंसान ही बना रह जाए, यही सबसे बड़ा कर्म है। पर मैं गुलरेज जी के पास चलता हूं, तो गुलरेज जी कुल मिला के मीमांसा जो हो रही है उस मीमांसा में यह निकल कर आ रहा है कि कांग्रेस का बड़े से बड़ा नेता भी पार्टी के अनुसार, पार्टी के दिशा निर्देश के अनुसार पालन करने के लिए प्रतिबद्ध, ये दावा है सुरेंद्र राजपूत जी का। क्या कहते हैं आप? देखिए, इन दावों में कोई दम नहीं है क्योंकि इन्होंने अशोक गहलोत का भी नाम लिया। अब कांग्रेस का जो शीर्षस्थ नेतृत्व था वो तो अशोक गहलोत जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहता था, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी को लात मार के उन्होंने वो धारीवाल और इन सबके घर में जो बैठकें करवाई विधायकों की, और उसके बाद उन्होंने अपने मुख्यमंत्री की पद को बरकरार रखा और राष्ट्रीय अध्यक्ष की पद को लात मार दी। तो ये है कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व और उसके ऊपर उतना विश्वास है अशोक गहलोत जैसे बड़े बड़े नेताओं का। और जहां तक बात है कमलनाथ जी की और दूसरों की, राहुल गांधी ने जब कहा था कि जब पिछली बार 2019 में बुरी तरह से कांग्रेस हारी थी तो उन्होंने इस्तीफा दिया था, वो चाहते थे कि दूसरे मुख्यमंत्री भी अशोक गहलोत और कमलनाथ भी इस्तीफा दे, उन्होंने उनकी उस समय भी नहीं सुनी थी। तो ये कांग्रेस पार्टी में किसी प्रकार से भी अपने नेतृत्व के प्रति, अपनी पार्टी के प्रति आदर सम्मान होता नहीं है। अभी सुरेंद्र राजपूत जी की बात भी अलग अलग तरह की थी। अब देखिए, उन्होंने कहा कि सुरेश पचौरी जी को हमने इतना सब कुछ दिया लेकिन वो गए, तो हमको डेफिनेटली उस पर दुख होता है। इन्हीं के शब्द है अभी कि इनको दुख हुआ उसमें उनके जाने पे। और इनके प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने क्या कहा, भार टला। इनके जबलपुर के अध्यक्ष और उन लोगों ने क्या किया, मिठाइयां बांटी वहां पर। तो राष्ट्रीय एआईसीसी का व्यक्ति क्या कह रहा है कि हमको दुख हुआ, प्रदेश अध्यक्ष कह रहा है भार तला। तो ये है कांग्रेस पार्टी, ये है कांग्रेस का संगठन और ये इनका एका है और ये इनका नेतृत्व है, ये इनका नेतृत्व है। लेकिन कुल मिलाकर हम बातचीत के मर्म पे पहुंचे तो जिस प्रकार की कठिन परिस्थितियों का सामना कांग्रेस पार्टी कर रही है उसके मद्देनजर बड़े नेताओं को जिस प्रकार का आचरण और मिसाल कार्यकर्ताओं जनता के बीच प्रस्तुत करना चाहिए, कहीं ना कहीं उसका अभाव साफ तौर पर दिखाई देता है। सुरेंद्र राजपूत जी भले ये दावा करें कि हमारी पार्टी के बड़े बड़े नेता केवल और केवल पार्टी के अनुशासन के तहत जो पार्टी तय करेगी वही करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन उनके बयान इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। क्या कांग्रेस के जिम्मेदार नेता 2019 से कोई सबक लेंगे, जिसके संदर्भ में राहुल गांधी ने कहा था मैं अकेला लड़ाई लड़ रहा था? क्या इस बार भी राहुल गांधी के हिस्से में अकेले लड़ाई लड़ना आएगा या पार्टी के तमाम बड़े नेता इस लड़ाई में अपने नेता के साथ खड़े दिखाई देंगे? सवाल है, आने वाला समय इसका उत्तर देगा। पर आप तीनों मेंबरों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है आपसे विदा लेने का, तो मुझे दिए आप, कल फिर मिलते हैं नए विषय में। तब तक के लिए सादा प्रणाम।